नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है जो हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उस पर बात करने का। और बेसिकली हमारी ये जो प्रयास है ये एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी एक समय से पहुँचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, जिससे कि ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा हुआ है निम्न में से किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। यदि हम बात करते हैं धर्मों के बारे में तो जो नीचे के 3 धर्म हैं, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई महात्मा बुद्ध, ठीक है, किसके द्वारा? महात्मा बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। महात्मा बुद्ध इसके जो थे, महात्मा बुद्ध के द्वारा इस धर्म के जो है उदय हुआ। सिख धर्म की यदि हम बात करते हैं तो नानक देव, गुरु नानक देव के द्वारा इस धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म की यदि हम बात करते हैं तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभ देव, यानी कि ऋषभ देव के द्वारा इस धर्म जो है इस धर्म की शुरुआत की गई। तो नीचे के 3 धर्मों की शुरुआत भारत में ही हुई, जबकि ऊपर वाला जो पारसी धर्म है इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। और यही पूछा गया है कि किस धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी, तो ए ऑप्शन कौन सा? पारसी धर्म की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्न में कौन प्रतिहार वंश का महंतम शासक था। निम्न में कौन प्रतिहार वंश का महंतम शासक था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, नागभट्ट, रामभट्ट, मिहिर भोज और सामंत सेन। अगर हम बात करते हैं प्रतिहार वंश के बारे में तो प्रतिहार वंश के जो राजा हुए उनमें जो मिहिर भोज का नाम आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? मिहिर भोज प्रतिहार वंश के शासक थे। सही आंसर इसका सी है कि मिहिर भोज किस वंश से संबंधित हैं? मिहिर भोज आपके प्रतिहार वंश के महानतम शासकों में से एक हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न में किसका संबंध संस्कृत महाभारत से है। ठीक है, संबंध संस्कृत महाभारत से है। ठीक है, गीत गोविंद, युद्धकांड, शांति पर्व और कथा सरित सागर। यदि हम गीत गोविंद की बात करते हैं तो गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा लिखित है। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। युद्धकांड और शांति पर्व, युद्धकांड की यदि हम बात करते हैं तो लंका कांड करके जो वर्णन आता है रामचरितमानस में, अवधी भाषा की पुस्तक है, तो वो भी इसका मतलब नहीं है। महाभारत में शांति पर्व का उल्लेख आता है। महाभारत में शांति पर्व का उल्लेख आता है, तो यही पूछा गया है कि किसका संबंध संस्कृत महाभारत के साथ है। तो शांति पर्व का संबंध जो है वो आपका संस्कृत महाभारत के साथ है, यानी कि 203 का सही आंसर जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204 की ओर बढ़ते हैं। 204 क्या कहता है? लिखा हुआ है पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है। कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्य है जो है साइट है ये। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है, कोल्डी हवा कहाँ पर है, पुरातात्विक स्थल कोल्डी हवा कहाँ पर है। 204 का आपको आंसर देना है। 204 का यदि हम सही आंसर है सी, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? कोल्डी हवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर इसका सी है कि कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। ठीक है, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और गोथिक शैली। यदि हम भारतीय वास्तुकला स्थापत्य कला को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये 3 ऊपर की जो शैलियाँ हैं, वेसर, नागर और द्रविड़, ये मंदिरों की शैली से मिलती जुलती हैं, यानी कि मंदिरों का निर्माण इन शैलियों में किया गया है। गोथिक शैली की यदि हम बात करते हैं तो गोथिक शैली जो है वो गिरजाघरों को, ठीक है, गोथिक शैली में क्या बनाए गए हैं? गिरजाघर बनाए गए हैं। अगर हम गोवा के गिरजाघरों को देखते हैं तो ये गोथिक शैली में बने हुए हैं। कांच का इसमें इस्तेमाल होता है,
छोटे छोटे कांच का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो गोथिक शैली में जो है वो गिरजाघर बने हैं। और ये पूछा है भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है, तो गोथिक शैली भारत में मंदिर स्थापत्य की शैली नहीं है, क्योंकि गोथिक शैली वास्तव में किसकी शैली है? गोथिक शैली वास्तव में जो है वो कि आपके गिरजाघरों की एक शैली है। तो सही आंसर आपका जो दे रखा है डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 क्या कहता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, किसने महाबलीपुरम के भव्य रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था? महाराणा प्रताप सिंह, नरसिंह, अशोक और अकबर। तो देखिएगा, अगर हम महाराणा प्रताप के बारे में बात करते हैं तो ये चित्तौड़ के शासक हुए, राजस्थान में हुए। महाबलीपुरम के लिए मृत मंदिरों की बात करते हैं तो वहां से इसका संबंध नहीं है। अशोक के बारे में करते हैं तो अशोक के शिलालेखों का वर्णन मिलता है। अशोक के शिलालेख हैं, शिलालेख से संबंधित यदि प्रश्न होता तो भी ठीक है। और अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो उसके द्वारा मंदिरों का निर्माण नहीं कराया गया, उसके द्वारा मठ और विहारों का निर्माण करवाया गया था, स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। तो अशोक भी इसमें सही आंसर नहीं है। अकबर की यदि हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत में या मध्यकालीन इतिहास में अकबर महानतम शासक हुआ, इस्लामिक शासक था। तो इसके द्वारा जो है मंदिरों के लिए मंदिरों का वर्णन नहीं मिलता है। इसके द्वारा बहुत सारी जो किले हैं, जो और अन्य इमारतें हैं, मस्जिदें वगैरह वो बनवाई गई। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, यानी कि डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। एक ही आंसर बचता है नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन के द्वारा जो है महाबलीपुरम के रथ गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया गया। सही आंसर यहाँ पर जो दे रखा है वो है आपका बी, 206 का बी आंसर बिल्कुल सही है। 207 के बारे में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी किसकी देवी है? ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी किसके लिए कहा गया है या अरण्यानी किसकी देवी है? क्वेश्चन ये बताया गया है 207 का, उषा काल की, वन की, पवन की और पृथ्वी की। देखिए, अरण्यानी का यदि हम कहें कि वन का पर्यायवाची होता है अरण्य, जिसको यहाँ से देखिएगा वन का पर्यायवाची होता है अरण्य। ठीक है, और अरण्य से ही ठीक है अरण्यानी शब्द बना है, यानी कि ये किसकी देवी रही होगी? ये वन की देवी रही होगी। ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी का संबंध किससे है? ऋग्वैदिक काल में अरण्यानी का संबंध वन से है, वन की देवी से है। क्वेश्चन नंबर 208, गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था? गुजरात के उस आखिरी हिंदू राजवंश का नाम क्या था जिसका शासन 1244 से 1304 ईस्वी तक चला? गुज्जर राजवंश, जनपद राजवंश, वाघेला राजवंश या नंद राजवंश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 208 आपको बतलाना है कि वो गुजरात का अंतिम वंश कौन था जिसका शासन, ये टाइम पीरियड जो दे रखा है उसमें चला है। गुज्जर, जनपद, बघेला और नंद। नंद के बारे में बताएं, ये मगध से संबंधित है। मगध कहाँ पर है? बिहार से संबंधित है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं गुज्जर राजवंश के बारे में, तो गुज्जर राजवंश के बारे में अगर हम वर्णन पढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं राजस्थान से संबंधित मिलता है, तो ये वाला भी आपका गलत है। अब रह गया जनपद राजवंश और वघेला। वघेलाओं के बारे में मिलता है कि वघेल शासक जो हुए वो गुजरात से संबंधित थे। ठीक है, तो गुजरात में बघेल राजवंश का शासन रहा। सही आंसर 208 का जो है वो है सी आंसर, कि ये किससे संबंधित थे? बघेल राजवंश से संबंधित थे। सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 209, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। देखिएगा, अगर हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, ठीक है, अशोक चक्र जिसके बारे में कहा जाता है, अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये कहाँ लिया गया है? ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। एक सिंह, चतुर्मुखी सिंह जिसके 3 मुख दिखाई देते हैं, चौथा सिंह पार्श्व की ओर यानी कि पीठ की ओर है। ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो ये 4 सिंहों का एक जो है चिन्ह है, जो कि कहाँ पर स्थित है? सारनाथ में स्थित है। ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है। ठीक है, अशोक महान मौर्य शासक हुआ, तो उसी अशोक महान के स्तंभ से इसको लिया गया है। सारनाथ का स्तंभ सही है। दिल्ली और मेरठ के जो अभिलेख हैं ये अशोक के ही शिलालेखों में है। अमरावती के अभिलेख भी अशोक के शिलालेखों में आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो सारनाथ से लिया गया है, जो कि सारनाथ के स्तंभ लेख पर जो है उत्कीर्ण किया गया है। 209 का ए आंसर सही है। 210,
पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचवटी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या उत्तराखंड में है? अक्सर वर्णन मिलता है कि पंचवटी के बारे में आपको बतलाना है कि पंचवटी कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 210, ठीक है। पंचवटी का जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर है? पंचवटी महाराष्ट्र में है, ठीक है। पंचवटी महाराष्ट्र में है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के दौरान पंचवटी में जो है रहे थे। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि पंचवटी कहाँ पर स्थित है? पंचवटी महाराष्ट्र में स्थित है। 210 का सी आंसर बिल्कुल सही है। 211, 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को निम्न में से किसने पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षवर्धन को पराजित करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, पुलकेशिन द्वितीय था, पुष्यमित्र था, अलेक्जेंडर था, ठीक है। देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के बारे में यदि पढ़ते हैं तो यह अशोक के बाद हुआ। हर्ष से इसका लेना देना नहीं है, हर्ष गुप्तोत्तर काल में आता है, तो इसका मतलब खत्म हो गया। पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। पुलकेश चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में करता है, तो उसमें भी नहीं है ये, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बहुत बाद में हर्ष आया है। अगर हम चंद्रगुप्त गुप्त शासन के बारे में लेते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त गुप्त शासन के बारे में शासक की बात करते हैं, तब भी ये उसके बहुत बाद में आया है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अलेक्जेंडर के समय में ये भी गलत है। सही आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। 211, क्वेश्चन नंबर 211 इंपॉर्टेंट है। 618 ईस्वी में हर्ष को नर्मदा नदी के तट पर, कहां पर? नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया, और इस प्रकार हर्ष की जो दक्षिण विजय है वो रुक गई। वो दक्षिण में नर्मदा के इस पार तक ही सीमित होकर रह गया था। यदि संभवतः पुलकेशिन द्वितीय उस युद्ध में पराजित होता तो शायद हर्ष का जो साम्राज्य था वो अशोक की तरह ही एक बहुत विस्तृत साम्राज्य में बदल जाता, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इसे नर्मदा नदी पर पराजित करके अपने राज्य विस्तार को जो है फैला लिया था, और हर्ष का जो राज्य विस्तार है वो रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 212, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया? उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया? क्वेश्चन नंबर 212 बहुत इंपॉर्टेंट है, बतलाना है कि किसके द्वारा करवाया गया। 212 का आंसर देना है। भानुदेव के द्वारा, अनंत वर्मन के द्वारा, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा या अनंग भीम के द्वारा। यदि हम गुजरात के कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो इसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया। गुजरात का कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जो है प्रसिद्ध है, और इस सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 213, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। 213 जो क्वेश्चन है 213 का, सिकंदर के द्वारा भारत पर जो आक्रमण किया गया वो 326 ईसा पूर्व में किया गया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। उसने जो पंजाब का उस समय तत्कालीन राजा था पोरस, उसको युद्ध में पराजित कर दिया। बाद में पोरस उसका मित्र हो गया, लेकिन सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने बुरी तरीके से पराजित किया, और इस प्रकार जो सिकंदर की सेना है वो भारत के उत्तरी प्रांत के जो ऊपरी भाग यानी कि पंजाब की सीमा को छूते हुए यहाँ से वापस चली गई। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह भी किया गया। तो सही आंसर 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 214, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, ये अभी पहले भी आया था, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर यहाँ पर 214 का बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 215 में ने 1026 में अरब सागर से सटे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर आक्रमण किया था, जिसमें उसने सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट लिया था। ठीक है, अरब सागर से सटे काठियावाड़ के दक्षिण तट पर आक्रमण किसके द्वारा किया गया और सोमनाथ शहर को लूटा गया। ठीक है, यदि हम बात करते हैं 1026 की, 1026 में जो है महमूद का जो गजनी का महमूद है या महमूद गजनबी जो है वो यहाँ पर आया और इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कहता है 17 बार इसने जो है भारत पर आक्रमण किया, प्रत्येक बार जो था
भारत पर आकर आक्रमण करना और उसको लूटना, यह उसका उद्देश्य था। कहा जाता है कि जब वो शासक बना था तो उसने कुरान की शपथ ली थी कि प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेगा, यहाँ की अतुल्य धन संपदा को लूटेगा, काफिरों को मारेगा और अपने देश को वापस चला जाएगा। ठीक है, तो गुजरात के जो सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला कौन था? 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी या गजनी का महमूद, इसका सही आंसर है। ठीक है, अहमद शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद गौरी, ये सभी गलत है। ठीक है, महमूद गजनी का महमूद जो है उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। क्वेश्चन नंबर 216, निम्न में से किस भारतीय शासक को वर्ष 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने पहले आक्रमण में पराजित किया था? आनंदपाल, चंद्रपाल, जयपाल और सुखपाल। ठीक है, तो गजनी ने पहले आक्रमण में अपने जो वहाँ के सिंध का शासक था जिसका नाम था जयपाल, उसके लिए पराजित किया था। 216 का जो सही आंसर है वो है आपका बी सी, कि किसको पराजित किया था? जयपाल के लिए पराजित किया गया। 216 का सी आंसर बिल्कुल सही है कि जयपाल को किसने पराजित किया था? महमूद गजनी ने पराजित किया था। सही आंसर सी। 17, उनमें से किसे देवाराम प्रिय के नाम से जाना जाता है? देवाराम प्रिय मगध राजा की जो पूरी उपाधि है वो अशोक के द्वारा धारण की गई। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। प्रियदर्शी मगध राजा, प्रियदर्शनी की उपाधि को धारण करने वाला, देवाराम प्रिया की उपाधि को धारण करने वाला अशोक, उसके अभिलेखों में उसके लिए देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किया गया है। यदि हम पढ़ते हैं उसके मास्की, ओडेगुलम, गुर्जरा और इन अभिलेखों को पढ़ते हैं तो उसका नाम वहाँ पर अशोक मिलता है, वरना सभी अभिलेखों में उसका नाम देवानाम प्रिय के नाम से उसको संबोधित किया गया है। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक, जिसने जो है भारत की जो अक्षुण पताका है उसको पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण तक जो है फैला दिया था, अशोक महान। ठीक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 218, 1026 में किसने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया है, उसको लूटा था? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि 1026 में किसके द्वारा आक्रमण किया गया? तो गजनी के महमूद के द्वारा, गजनी के महमूद के द्वारा जो है 1026 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया और सोमनाथ मंदिर को लूटा गया। अतुल्य धन संपदा को लूटकर जो है वो अपने देश गजनी में ले गया। कहा जाता है कि उसके दरवाजों को भी उखाड़कर महमूद गजनवी अपने साथ ले गया, जो वर्तमान में उसकी कब्र में जो उसकी कब्र है उसकी चौखट जो बनी हुई है वो आज भी गुजरात के सोमनाथ मंदिर की उसी जो है चंदन की लकड़ी की बनी हुई चौखट है, जो कि वो उसे यहाँ से उखाड़कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 219 के बारे में पढ़ते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? यदि हम राजतरंगिणी की बात करते हैं तो राजतरंगिणी की जो पुस्तक है वो कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कलहड़ के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। कालिदास के बारे में बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, कुमार संभव इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हैं। सोमदेव की कथा सरित सागर है। तो सही आंसर 219 का बी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कलहड़ के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? कलहड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। यानी कि कलहड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? राजतरंगिणी लिखी है। 220, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए, अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए फेमस है। कहा जाता है खजुराहो के मंदिर जो मंदिर है उन पर नग्न देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, लेकिन मंदिर परिसर में पहुंचने पर आपके अंदर जो कामुकता का भाव है वो नहीं आता। इन मंदिरों की यही विशेषता है कि नग्न मूर्तियां जो है होने पर भी आप उनके प्रति नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो विषय वस्तु है, उनकी जो शैली है वो अपने आप में अद्भुत है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? एमपी, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। 220 का जो सही आंसर है वो है आपका ए। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही आंसर है 220 का आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 लिखा हुआ है, तनख किस धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तनख के बारे में बताना है आपको। यहूदी धर्म का है, ताओ धर्म का है, जैन बौद्ध धर्म का है या कन्फ्यूशियवाद का है? 221 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने भी पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है कि किस धर्म से संबंधित है। 221 तनख जो है वो यहूदी धर्म की एक पुस्तक है। ठीक है, यहूदी धर्म की एक पुस्तक है तनख। इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे रखते हो तो जो है कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा, मैं भी इसके बारे में जानना चाहूँगा।
तनक किससे संबंधित है? तनक आपकी यहूदी धर्म की एक पुस्तक है और यह यहूदी धर्म जो संप्रदाय है उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 222, भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित पूर्व रियासती राज्य त्रिपुरा पर किस वंश का शासन रहा है? हे का, माणक्य का, नागवंशी का या अहोम का? 222 क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पर किसका शासन रहा 222 में, ठीक है। हे का, माणक्य का, नागवंशी का, अहोम का। तो जो त्रिपुरा रियासत है, पूर्वोत्तर भाग्य में त्रिपुरा रियासत है, उस पर माणक्य वंश का, कौन से? माणक्य वंश का शासन रहा है। कौन सा वंश है? माणक्य वंश है, और इस माणक्य वंश का जो है त्रिपुरा पर शासन रहा है, ठीक है। सही आंसर कौन सा है आपका 222 का? बी। क्वेश्चन नंबर 223, 326 ईसा पूर्व की लड़ाई सिकंदर महान के द्वारा राजा पोरस के विरुद्ध लड़ी गई थी। झेलम, तराई, पानीपत या पलासी? तो कहा जाता है 326 में लड़ाई हाइडेस्पीस की लड़ाई के नाम से जानी जाती है। झेलम नदी के तट पर लड़ी गई, झेलम का नाम हाइडेस्पीस मिलता है। तो हाइडेस्पीस की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और जो यहाँ के राजा था पोरस, उसके बीच लड़ी गई। झेलम नदी का तट था। सही आंसर 223 का ए है कि किसके बीच लड़ी गई? 224, कल्हण ने 12वीं सदी में नामक पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का छंदोबद्ध इतिहास है। कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी और यह पहली प्रमाणिक पुस्तक है, इतिहास की पहली प्रमाणिक पुस्तक है जो कि कश्मीर के बारे में जानकारी प्रस्तुत करती है। कश्मीर के वंश के इतिहास के बारे में, कारकोट वंश, लोहार वंश, उनके बारे में जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। तारीख फिरोजशाही, नूह से फिरो पद्मावत, इसका इससे संबंध नहीं है। कल्हण का संबंध राजतरंगिणी से है और राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कश्मीर के राजाओं का छंदोबद्ध इतिहास है। बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक है राजतरंगिणी और कल्हण के द्वारा ये लिखी गई है। 225, तराइन की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तराइन की पहली और दूसरी लड़ाइयाँ ये पूछी जाती हैं कि तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। क्वेश्चन नंबर 225 जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब लड़ी गई तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192 में लड़ी गई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई। पहली लड़ाई किस किस के बीच? गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ी गई। गौरी और पृथ्वीराज के बीच पहली लड़ाई में विजयी कौन हुआ? पहली लड़ाई में पृथ्वीराज विजयी हुआ। दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 1192 में लड़ी गई। सॉरी, ये 1191 है। ये 1191 था, ये 1192 में दूसरी लड़ाई गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ी गई। लेकिन अब की बार जो विजयी हुआ था वो हुआ था गौरी। और इसी के साथ भारत में जो है एक नए वंश की शुरुआत हुई जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश, क्योंकि ये अपनी सत्ता अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर यहाँ से चला गया था। 225 का सही आंसर डी है। 226, अश्वघोष के द्वारा रचित एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म एवं निर्माण का वर्णन है। अश्वघोष के द्वारा लिखी गई किताब है बुद्ध चरित या बुद्ध चरितम, ठीक है। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया के रूप से जाने जाने वाला बुद्ध चरित, ठीक है। शिशुपाल वध अर्थशास्त्र कीर्तार्जुनिया, ये गलत ऑप्शन है, इनका कोई संबंध नहीं है। सही आंसर आपका 226 का ए है कि बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 227, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण नामक गुरु से प्राप्त किया था। यानी कि कबीर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? कबीर के गुरु कौन है? तो रामानंद के लिए कहा जाता है ये कबीर के गुरु थे। कबीरदास के बारे में कहा था कि कबीरदास के जो पद हैं वो सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ साहिब यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। कबीर के बारे में कहता है कि ये भाषा के डिटेक्टर हैं। इनकी जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा जानी जाती है। कबीर के दोहे, ठीक है, बड़े ही प्रासंगिक दोहे हैं। तो सही आंसर इसका डी है। रामानंद के द्वारा जो है कबीर को जो है शिक्षण प्रदान किया गया था। 228 ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की है, ठीक है। अली अजमत, उस्ताद गुलाम अली, भीमसेन जोशी और अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 228 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइएगा कि किसके द्वारा जो है इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की गई? तो अमीर खुसरो के द्वारा।
अली अजमत, उस्ताद गुलाम अली और भीमसेन जोशी, ये इसमें गलत हैं। ठीक है, सही आंसर अमीर खुसरो है कि अमीर खुसरो के द्वारा क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 229 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण भारत पर कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 229 नंबर। मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? ठीक है, 1089, 1475, 1175 और 1287। तो मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला आक्रमण 1175 जो है एडी में हुआ था, जब उसने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान के जो है जाट हैं उनके द्वारा जो है उसको उसने पराजित किया था। तो 1000 यानी कि 1175 ईस्वी में जो है उसके द्वारा मुल्तान पर पहला हमला किया गया। क्वेश्चन नंबर 230, गुरु को एक चमार संत के नाम से जाना जाता है। रविदास, नरहरिदास, जीवा गोस्वामी, अय्या वैकुंठर। ठीक है, निम्न में से कौन? रविदास के बारे में कहा जाता है रविदास। ठीक है, आध्यात्मिक रूप से संत कवि हैं, 230 का ए। ठीक है, इनके लिए कहा जाता है कि ये अस्पृश्य या अछूत जाति से संबंधित थे। इनके लिए कहा गया है कि ये चमार जाति से संबंधित थे, वहाँ से मतलब रखा करते थे। बेसिकली ये जो थे जूते चप्पल गांठने का काम किया करते थे, लेकिन बहुत ही आध्यात्मिक संत थे। प्रत्येक वर्ष रविदास जयंती जो है मनाई जाती है और इस महान संत के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के द्वारा जो है वो नमन किया जाता है। सही आंसर 230 का ई है। कनिष्क राजा था 231, कुषाण का, गुप्त का, मौर्य का या चोल का? कनिष्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कनिष्क कुषाण वंश का महानतम शासक था, जिसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति हुई। पहली सदी में अश्वघोष जो थे वो इसके जो थे क्या कहते हैं जो थे इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, कुषाणों का राजा था कनिष्क। गुप्त, मौर्य और चोल ये आपके सही आंसर नहीं है। तो ये थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो कि हम अपनी पूर्व की स्लाइडों में बात नहीं कर पाए थे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम इनके डिटेल्ड सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा। कोई क्यूरी है, यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। निश्चित ही हमारी टीम के द्वारा उस पर कार्य किया जाएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।